आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट के दूसरे सेट को देखेंगे। ये इंटरनेट का मॉडल सेट है जो कि बिहार सरकार द्वारा इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है। मॉडल सेट वही मॉडल सेट का ये दूसरा सेट है। पहला सेट आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये दूसरा सेट है और ये साइंस सब्जेक्ट का है। ये साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है और इसमें 80 का 80 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को आज याद करवा देंगे और आप लोगों को याद करके ही एग्जाम में जाना है। 5 सेट आप याद कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो बिना किसी बकवास के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई इस गोलीय दर्पण है तो इसकी जो ये वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है ना, इसके वृत्ताकार इस व्यास को क्या कहते हैं? तो इसको गोलीय दर्पण का द्वारक बोला जाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, तो इस पहले का सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। इसको हटा लेने दीजिए एक सेकेंड। हाँ, इसमें सही यानी कि आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, गोलीय दर्पण का द्वारक। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक यानी कि प्लस, तो धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। एक चीज आपको ट्रिक हमेशा याद रखना है कि जिसमें अ लगा रहेगा, यानी कि जैसे कि अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है, तो जिसमें अ लगा रहेगा उसका फोकस दूरी माइनस होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। ये आपको याद रखना है। कई बार पूछते हैं, यदि धनात्मक पूछ रहा है तो ऋणात्मक भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा कहने का मतलब सबसे अधिक पूछ रहा है। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा यानी कि अधिक होता है? तो लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। सबसे कम बैगनी का, सबसे कम वाला भी पूछ सकता है। तो अधिक और कम दोनों आप लोगों को याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे चौथा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर। आंख के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए। वही पुतली की बात करें तो ये काले रंग की होती है पुतली और कॉर्निया जो होता है इसी से प्रकाश होकर प्रवेश करता है। आइरिस की बात करें तो आइरिस का रंग कई प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी किसी का नीला होता है, ब्राउन होता है। ये सब क्या आइरिस का ही रंग होता है। ठीक, आइरिस यानी कि परितारिका। आगे है 5 नंबर में क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछ रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्वात इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखने की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि देखने की बात कर रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। मतलब कि एक सेकेंड, इसका साइज थोड़ा सा कम करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो इसमें इसमें आपको समझ लेना है कि उसका दृष्टि दोष कौन है। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु को देख लेता है लेकिन उसकी दृष्टि दोष है। ध्यान से आप समझिएगा, यहीं पे लोग लड़का लोग फंसता है। पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष, तो इसके नाम में ही आंसर है। इसका नाम है दूर, तो दूर की वस्तु को वो देखेगा लेकिन उसको दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष है इसका मतलब कि वो दूर का देख ले रहा है और उसके निकट की वस्तु को देखने में दृष्टि दोष है। अतः दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देखेगा दूर की वस्तु को, यानी कि दूर की वस्तु को वो देख लेगा और पास की वस्तु को देखने में उसको दिक्कत होगी। तो वहीं अब निकट दृष्टि दोष में बोले तो निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु को वो देख सकता है फिर भी उसे दृष्टि दोष है, यानी कि वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। बस नाम से ही समझ लेना है। आशा करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 7 नंबर में। 7वां है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है। अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण, यहाँ पे ध्यान देना है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज हमेशा समानांतर होगा। समतल दर्पण से जैसे आएगा उसी एंगल में, यानी जिस एंगल में ऐसे आएगा उसी एंगल में टकरा के लौट जाता है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा बी। आगे है 8 नंबर में कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, एक प्रिज्म है और उससे एक वर्णी, यहाँ पे देखना है एक वर्णी कह रहा है, श्वेत प्रकाश ये नहीं बोला है, एक वर्णी बोला है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। और यहाँ पे सभी लड़का लोग गलत ही मारेगा इसमें, क्योंकि सब लोग जानता है कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। लेकिन कब वर्ण विक्षेपण होता है? जब वो श्वेत प्रकाश हो। लेकिन यहाँ पर श्वेत प्रकाश नहीं है, एक वर्णी किरण है, मतलब एक रंग का कोई किरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण की क्रिया इसमें नहीं होगी। ठीक, अच्छे से इसको देखिएगा। आगे है 9 नंबर में कि वायु में कह रहा है, वायु में कहे या पानी में कहे, कहीं भी कहे, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। मतलब ये बस सिर्फ भुलवाने के लिए दिया है। चुपचाप आपको याद रखना है कि उत्तल है तो इसका हो जाएगा प्लस, उत्तल है तो प्लस, और वहीं और लगा रहता तो हो जाता माइनस। ठीक, 9 का आंसर हो जाएगा बी, 9 का
बी। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 ऊपर चला गया। 10 है कि जल की एक गोलीय बूंद बूंद है। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है। तो अगर कोई गोलीय बूंद है तो एक बार अपवर्तन आपको यहाँ पे होगा और एक बार यहाँ पे, यानी कि एक और एक दो बार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 10 का बी। हमने प्रिज्म भी बना के क्लास में बताया था कि कैसे दो बार अपवर्तन होता है। आगे है 11 के स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। भू संयोजित तार, यानी कि ये अर्थिंग वाला तार को बोला जाता है। ठंडा तार वही होता है, भू संयोजित तार ही। आगे है 12 नंबर में कि जूल पर कुलम्ब कहलाता है। तो जूल पर कुलम्ब को बोल्ट कहते हैं। जूल पर कुलम्ब को बोल्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखना है। और एक चीज पूछ सकता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। पूछता है कि शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो वाट। पूछता है कि ये प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो ओम। ये सब कई बार रिपीट कर चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग को इसको याद करके जाना है। आगे है 13 नंबर में क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होगा, मतलब इनमें से चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा, तो आप लोगों को इसको बताना है। इसका सही आंसर वैसे होगा कि टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। लेकिन इस सेट में गलत आंसर वेबर दे दिया है, तो वो गलत है। और इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। 13 का ए। वहीं आपसे पूछ दे कि वेबर किसका मात्रक है, तो वेबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा वेबर। इसको याद रखना है। वहीं पूछ दे कि फैराड, फैराड क्या है, तो फैराड जो है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड हो जाएगा। फिर से याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। फैराड होता है आपको विद्युत धारिता का SI मात्रक। और वेबर होता है आपको चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। इस सबको आप लोग को याद करके एग्जाम में जाना है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन की विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 15 नंबर में कि डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो बदलता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और इस क्वेश्चन का भी गलत आंसर दिया है गाइड में, यानी कि जो सेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर आपसे पूछ सकता है कि उस यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले, तो वो होता है मोटर। जब मोटर, पानी वाला मोटर जब चालू करते हैं तो उसमें करंट जाता है, तब उसका पंखा घूमता है तो नीचे से पानी निकलता है। तो ये सब आपको पूछेगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होता है। तो आवर्धन इसका 2 हो जाएगा। इसका दोगुना यानी उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन बी हो जाएगा। आगे है 20 नंबर में कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। मतलब जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं तो क्या, किसका ऑक्साइड निकलता है, मतलब क्या क्या, तो सल्फर के भी निकलते हैं, कार्बन के भी और नाइट्रोजन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 21 नंबर में कि वैद्युत प्रतिरोधकता, इसको याद रखना है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। ओम मीटर होता है, ओम प्रति मीटर नहीं होता है, ये गलत आंसर है। ओम मीटर होता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। और सीधे पूछ दे कि ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। कई बार पूछ चुका है कि ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता किसका मात्रक है, तो ये है ओम मीटर का SI मात्रक। ठीक, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का SI मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होती है उसका SI मात्रक वेबर होता है। उसका SI मात्रक वेबर, यानी कि 22 का आपको सही आंसर हो जाएगा वेबर। सी ऑप्शन में है वेबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 23 नंबर में कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। यानी समांग मतलब कह रहा है कि नॉर्मल माध्यम में प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश को हमेशा याद रखिए, प्रकाश कोई भी माध्यम हो सरल रेखा में ही गमन करता है। यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे है 24 नंबर में। 24 में पूछा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, फिर से देखिए एक वर्णी कह रहा है, श्वेत प्रकाश नहीं कह रहा है। ध्यान देना है, जब तक श्वेत प्रकाश न कहे तब तक हम वर्ण विक्षेपण नहीं मारेंगे, मतलब कि वो नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा जब तक ले श्वेत प्रकाश न हो। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। पीछे भी क्वेश्चन ऐसा आया है अभी।
25 में है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब होता है, ये नॉर्मली साफ साफ यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सभी को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। याद रखना है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब। आगे है 26 नंबर में कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक जो घोल है नीला को लाल कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 7 से बेसी सब है, 7 तो ऑलरेडी 7 है, 9 है, ये 10 है, मतलब ये तीनों क्षार बता रहा है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो अम्ल बता रहा है, तो जो अलग हो वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि ABR एक चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को याद रखना है ABR, बी, यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि ये पेन और मार्कर है नहीं, माउस से कैसे भी लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझिएगा। ABR है, यानी ए से हो गया एसिड, बी से हो गया ब्लू, और यहाँ पे आर है, सी लिख दिए हैं, आर होगा, यहाँ पे आर है ABR। आर से हो गया रेड, यानी कि एसिड ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है, यानी कि नीले को लाल करता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि नीला को लाल कौन करता है, तो ABR यानी एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और रेड से ब्लू का है तो वो होता है भस्म, तो अम्ल का याद हो जाएगा, तो भस्म तो ऐसे ही मार दीजिएगा। तो आगे अब चलेंगे 27 नंबर पे। और इसमें किसी किसी का पूछ सकता है कि 7 किसका पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आगे है 27 नंबर में कि लोहे की परमाणु संख्या। देखिए ये आप लोगों को कमेंट करके भी इस सब का आंसर बता देना चाहिए। वैसे लोहे की परमाणु संख्या इसका 26 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो है। आगे है 28 नंबर। 28 में है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 28 का हो जाएगा सी। जिसको इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद होगा उसी से ये सब क्वेश्चन बनेंगे। आगे है 29 नंबर में कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो एनोडीकरण की क्रिया कहलाती है। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 30 नंबर में कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H2। ये पहले सेट में भी यही सेम क्वेश्चन था, C2H4, C2H4 है, पहले सेट में भी यही क्वेश्चन था और इस सेट में भी यही क्वेश्चन है, तो इसको याद भी कर लेना है, 2 बार रिपीट है ये क्वेश्चन इसलिए। आगे है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र दे दिया है, तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 यहाँ पे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है CaOCl2। आगे है 32 नंबर में कि रासायनिक अभिक्रिया में, 32 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अभिकारक, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। आगे है 33 नंबर, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, ये तो सबको पता होगा कि टूथपेस्ट क्षारीय होता है, 33 का ए। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक, यहाँ से ध्यान देना है कि ये पूछा है कार्बोक्सिलिक, तो इसका आंसर हो जाएगा एकल बॉन्ड COOH, एकल बॉन्ड COOH। इसको ऐसे ही याद रखना है, इसका नाम मत याद रखिए, इसको सीधे याद रखिए, एकल बॉन्ड COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है। आगे है 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान किससे है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा उसको नुकसान है। आगे चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, 36 नंबर क्वेश्चन की निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 29 होती है, निकल की परमाणु संख्या 29 होती है। आगे है 37 नंबर, 37 नंबर देखिएगा कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, मतलब विलयन कौन सा था, तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का विलयन था। एक कॉन्सेप्ट होता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट, लोहा कॉपर सल्फेट को उस विलयन से अलग कर देता है। तो वो एक अलग क्वेश्चन ही है, हमने लिखवाया भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 38 नंबर,
38 में है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। सांद्र सांद्र H2SO4 कह रहा है। सांद्र और एक होता है तनु। तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा यानी कि मोटा, सांद्र का मतलब मोटा, और तनु का मतलब पतला होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से पूछ रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो आपको C2H6 गैस बन जाती है। इसको याद रखना है। 38 का ए। 39 है कि हीरा निम्न निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। और पूछता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन का एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। तो इस सबको आप लोगों को याद रखना है, यानी 39 का डी। 40 है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसको एकदम में याद रखना है, बुक का क्वेश्चन है। आगे है 41 नंबर में कि निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है। मतलब कि इनमें से कौन जल में विलेय है, तो जल में विलेय यौगिक हो जाएगा आपको इनमें से आराम से हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जल में आसानी से घुल जाता है। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन अमलगम है। निम्नांकित है, और निम्नांकित कहिए निम्नलिखित कहिए सब एक ही है, तो उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस इसमें आप याद रखिए अमलगम। अमलगम कह रहा है पारा सोडियम के साथ अमलगम बनाता है, यानी कि सोडियम और पारा। NaHG इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन में 43 यहाँ पे कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा एथीन, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 43 में है 43 ही था, 42 का तो ये था, और ये 43 का ये हो गया 44। 44 में है कि ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र C4H8O किसका क्रियाशील समूह है। यानी क्रियाशील समूह ये किसका है, तो कीटोन का है। कीटोन का एक क्रियाशील समूह है। आगे है 45 नंबर में कि एल एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एल्काइन इन है, एक होता है एन इन आइन। आइन में आपको त्रिबंधन होता है, एन में एक बंधन जिसके लास्ट में एन लगा रहेगा, यानी कि एल्केन होता तो एकल बंधन होता है, एल्कीन होता तो दो बंधन हो जाता। लेकिन एल्काइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंधन हो जाएगा, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 46 नंबर में कि सिनेबार सिनेबार किस धातु का अयस्क है। इसको हमने पहले सेट में भी ये क्वेश्चन कराया था कि सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो पारा का ये अयस्क है सिनेबार, यानी कि Hg, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 47। 47 में है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो ये होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। फेन उत्प्लावन का डिफिनीशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूछता है कि अयस्कों को शुद्ध किस किस विधि द्वारा किया जाता है, तो उसमें होता है निस्तापन, भर्जन, जारण, हाथ से चूनना, फेन उत्प्लावन। तो ये सभी को आप लोग को याद करके ही एग्जाम में जाना है। आगे है 48 यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन में कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसमें हमने आप लोग को लिखवाया भी होगा कि इसमें कैथोड पर मुक्त होने वाली गैस इसमें हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पे, तो ये ऑप्शन में है हाइड्रोजन, आपको सही हो जाएगा आंसर। आगे है 49 नंबर में कि निम्नांकित में कौन सा तत्व, यानी निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। मतलब इनमें से इसमें अधातु का गुण सबसे अधिक होता है, तो Cl क्लोरीन आपको इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन सब में, इन चारों में, केवल इन चारों में इसका सबसे अधिक होता है। आगे है 50 नंबर। 50 में है कि नीला थोथा को तुतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी इसका एकदम सही हो जाएगा आंसर। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन में कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। मतलब कि किस ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण नहीं होता है, तो पवन ऊर्जा भी सही है, जल वैद्युत ऊर्जा भी सही है, सौर ऊर्जा भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से प्रदूषण नहीं फैलता है। मतलब इन किसी से भी प्रदूषण नहीं फैलता है और हमको आराम से ऊर्जा भी मिल जाता है। आगे है 52 नंबर में कि एक मिनट देखने दीजिए कि आ रहा है या नहीं। हाँ, सब अच्छे से आ रहा है, कट नहीं रहा है कहीं का भी। चलिए फिर से यहाँ पे 52 नंबर में है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच तीन आबंध होता है। तो हमने जैसे आपको वहां पे बताया कि एन इन आइन, तो एन इन आइन वाला भी कंसेप्ट यहाँ पे आप लगाइएगा तो आपका यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है 53 में कि निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेट्रिक यौगिक है। एरोमेट्रिक यौगिक है, इनमें से कौन एरोमेट्रिक यौगिक है, तो बेंजीन।
बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक यौगिक होता है। परिभाषा भी पूछता है कि एरोमेटिक यौगिक क्या है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हमने लिखवाया भी है। आगे है 54 नंबर 54। 54 में है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन। साबुन के डिफिनीशन में भी ये मिल जाएगा आपको कि साबुन किसे कहते हैं, तो उसमें भी है कि साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 55 में है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला पूछ दिया है, तो 2n² यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। और ये 9th क्लास का ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप सब लोगों को पता ही होगा। आगे है 56 नंबर में कि साइटोन का आकार होता है, साइटोन जो है उसका आकार कैसा होता है? तो साइटोन का आकार आप लोगों को गोलाकार, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर में बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे है 54 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? नहीं है, यहाँ ध्यान देना है, नहीं है पूछा है, यानी कि 57 में पूछा है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो ये आपको एथिलीन तो एकदम पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, लेकिन जो ए नंबर ऑप्शन है यही इसका नहीं है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सी ऑक्सीसिटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है, तो 57 का हो जाएगा ए। 58 में है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया मतलब रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो रक्त में यकृत में प्रवेश कर लेता है। 58 नंबर तक यहाँ पे हो गया। हम आप आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? इनमें से कौन एक जैव घटक हो सकता है? तो तापमान, वायु, मृदा, ये सब तो जैव घटक है नहीं, तो कवक को ही सही आंसर करना पड़ेगा, यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है 60 नंबर में कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, यानी कि इनके संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट, इसको आप लोग को याद रखना है, जाइगोट। एक और क्वेश्चन पूछता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो उसको निषेचन कहते हैं, ठीक, इसको याद रखना है, सब पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे है 61 नंबर में कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट कहाँ पे संचित रहते हैं? तो पादप के अपशिष्ट जो है कोशिका की रिक्तियां, पत्तियां, छाल, इन सभी में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, हिचकी आ रहा है थोड़ा सा, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो ये हो जाएगा 80 mm, 80 mm हो जाएगा। और नॉर्मली अगर पूछ दे कि रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80, 120/80 mm Hg, लेकिन ये पूछ रहा है अनुशीतलन रक्तदाब, तो वो हो जाएगा 80 mm, एकदम सही, 62 का ऑप्शन नंबर डी। आगे है 63 नंबर में कि मनुष्य मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, मनुष्य कौमा बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, यानी इन सभी के पहला पाद जो है, यानी कि पैर, वो किसका उदाहरण है? तो ये समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 63 का सही। आगे है 64 नंबर में कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो आप लोगों को एक शब्द याद रखना है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम से होता है जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि अगर जाइलम कहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा जल, लेकिन यहाँ पे पूछा है पादप, पादप कहेगा तो इसका हो जाएगा भोजन, अरे पादप कह रहे हैं, फ्लोएम कहेगा तो इसका हो जाएगा भोजन। वहीं कहता है जाइलम, जाइलम कहता तो उसका हो जाता है जल, जाइलम ज से जाइलम है, ज से जल हो जाएगा, वो याद रखना है। लेकिन अब जाइलम ना कह के फ्लोएम कहा तो उसको भोजन मार देंगे। दो ही रहता है, एक जल ले जाना होता है और एक भोजन ले जाना होता है, और ले जाने वाले लोग भी दो ही होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो आपको याद रखना है कि जाइलम से जल हो जाएगा, और बाकी जो फ्लोएम बच गया उसका भोजन कर देना है, यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे है 65 नंबर की एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे 66 है कि एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन एक नर हार्मोन होता है, यानी 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। नरलिंग हार्मोन होता है एड्रोजन, ठीक, तो एक बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे है 67 नंबर में कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, मतलब कि जहाँ पे जानकारी को हासिल किया जाता है न्यूरॉन के, उस हिस्से का नाम क्या है? तो वो इस हिस्सा होता है डेंड्राइट, डेंड्राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, डेंड्राइट एकदम सही हो जाएगा। आगे है 68 नंबर में कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित
प्रस्तावित है, प्रस्तावित। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो अनुवांशिकता के पिता आप सभी को पता होगा ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो वो किस पर निर्भर करती है? तो इनमें से सभी पर वो निर्भर करेगी, जल पे भी, क्लोरोफिल पे भी और सूर्य की रोशनी पर भी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब ये सभी होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आगे है 70 नंबर में कि गुर्दों में उत्पादित मूत्र मलाशय में जाता है। मतलब कि गुर्दों में जो उत्पादित मूत्र और मलाशय होता है, मूत्र जो होता है मलाशय में कैसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग और मूत्र वाहिनी दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना है। आगे है 71, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे ऊतक भी दिया है तो इसको टिक करके निकल जाएंगे हम लोग, लेकिन ओरिजिनली रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 71 का सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे है 72 नंबर में कि फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये सब बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ध्यान से देखिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इसके द्वारा लिखा गया, मतलब किनके द्वारा ये लिखा गया था ये बताना है। तो चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन में कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, छोटी आंत मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक। यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है? तो ये सब तो भाग होता है, ये सब भाग होता है। आपको सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है भाग नहीं है, यानी 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। 76 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन पूछ रहा है किस जीव में नहीं होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका खून लाल नहीं होगा। तो मक्खी को तो आप मार के देखिएगा, इसका खून लाल नहीं होता है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे है 77, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि, श्वेत यानी श्वेत रक्त कोशिका, यहाँ पे ध्यान देना, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी कह रहा है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, एक होता है आरबीसी, उसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। तो ये सब फुल फॉर्म भी पूछता है यहाँ पे, लेकिन अभी पूछा है क्या कि जीवन अवधि, यानी कि डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका का तो 12 से 20 दिन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 78 नंबर 78, इसमें पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोग्राफिया को लिखा गया था, यानी 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। 69 है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा कोशिका विज्ञान। ये 79 क्वेश्चन हो गया और 80 क्वेश्चन हमने पीछे ही करा दिया है, यानी कि 58 के बाद हमने 80 कराया था, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट पेज आप अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, तो इसमें अब नहीं हो पाता चलिए, इसलिए हमने पहले ही उसको करा दिया। तो ये रहा आप लोगों का पूरा ये ऑब्जेक्टिव 80 का 80, इसको याद कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर शीट दिख जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन इसमें से कुछ कुछ आंसर गलत है, इसलिए आप वही याद कीजिएगा, आंसर इसमें गलत प्रिंट हो गया है। और ये सब सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, धीरे धीरे देख लेना है। ये सब सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है और उसका आंसर है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में तीसरे सेट के साथ। अगर आप लोग को तीसरे सेट के साथ जुड़ा रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तीसरा सेट भी आसानी से मिल जाए। मिलेंगे कल।